हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। माय नेम इज अदिति और आज मैं फिर से लेकर आ गई हूँ आपके लिए एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 की समरी। तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं 4 चैप्टर्स कंप्लीट और आज हम लोग बात करेंगे 5th चैप्टर से। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 5th चैप्टर को। तो बाकी अगर चैप्टर्स आपने देखे नहीं है तो आप लोग चैनल पर देख सकते हैं। एंड अब तक हम लोग गाइज ये पढ़ते आए हैं कि जो अर्ली पीपल थे, द अर्ली मैन वाज लाइक, वो लोग हंटर्स थे, गैदरर्स थे। ठीक है, और वो लोग उनका एक इधर से मतलब दे वर नोमैड्स। ओके, इधर से उधर घूमते थे खाने की सर्च पे, अपने सर्वाइवल के लिए, हंटिंग के लिए। धीरे धीरे वो लोग फार्मर्स बनते गए। जैसे जैसे उन्हें नॉलेज गेन होती गई वैसे वैसे वो लोग फार्मर्स बनते गए। फार्मर बनने के लिए उसके बाद वो लोग सिविलाइज्ड हुए, एक जगह उन्होंने अपना सेटलमेंट बनाया, सिटीज डेवलप हुई। ठीक है, और कल्चरल बिल्डिंग्स वगैरह ये सारी चीजें धीरे धीरे डेवलप हो रही थी। तो उसी के साथ साथ अब बात है रूलर्स की। ठीक है, अब वहां पे रूलर्स कैसे आए, वहां के जो लोग थे, वहां के लोग रूलर कैसे बने, आज हम इसके बारे में जानेंगे कि वहां पे किंगडम्स, किंग्स और अर्ली रिपब्लिक ये सारी चीजें कैसे फॉर्म हुई, किंगडम्स वहां पे कैसे फॉर्म हुए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। So guys, if you want to take an Academy Plus subscription तो जरूर लीजिए। एक सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेगा अनलिमिटेड बेनिफिट्स। एंड अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं ना तो प्लीज यूज करें इस कोड को स्टडी आईएएस, क्योंकि अगर आप इस कोड को यूज करते हो तो आपको मिलेगा 10% एक्स्ट्रा ऑफ। और एक्स्ट्रा ऑफ के लिए प्लीज याद रखें कि आपको कोड को यूज जरूर जरूर करना है। तो आज ही सब्सक्रिप्शन लीजिए और कोड का यूज कीजिए। तो ये आपके लिए T20 डेली करंट अफेयर सीरीज चल रही है, इसको जरूर देखें, दिस इज फ्री। एंड अगर आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आपको, तो आप लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। वी हैव अ व्हाट्सएप ग्रुप आल्सो, सो कॉल ऑन दिस नंबर। आपकी जितनी भी समस्या है उनका सोल्यूशन जरूर जरूर मिलेगा। सोल्यूशन पाने के लिए प्रैक्टिस, स्ट्रैटेजी, किसी भी चीज की कोई भी क्वेरी है आपको सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है कि कैसे पढ़ाया जाता है, आपके डाउट्स क्लियर होंगे या नहीं होंगे, सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी। टिप्स के लिए, ट्रिक्स के लिए, सारी चीजों के लिए आप लोगों के पास एक ही सोल्यूशन है। सो कॉल ऑन दिस नंबर एंड यू विल बी लाइक, यू विल फील रिलैक्स, आपकी सारी परेशानी हो जाएंगी सॉल्व। और कोड का यूज करना मत भूलिएगा अगर सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 5। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 है ये और इसका नाम है किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक। तो गाइस, जब भी आपने देखा होगा एनसीईआरटी बुक्स में कि कोई भी आपका चैप्टर स्टार्ट होता है तो उससे पहले एक छोटी सी ना स्टोरी या एक मतलब कॉन्वर्सेशन सी ऐसी दी जाती है जिससे आप लोग समझ पाए कि चैप्टर किस बारे में है। तो आज इसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं, यहाँ पे इलेक्शन डे है, मतलब आपका इलेक्शन का दिन है। ठीक है, और शंकरन नाम का एक लड़का है। ठीक है, तो शंकरन क्या है, शंकरन उठा है और वो देख रहा है कि जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स है ना, वो बड़ी जल्दी जल्दी से तैयार हो रहे हैं और वोट जाने के लिए उन्हें बड़ी जल्दी है, क्योंकि उनको पोलिंग बूथ पे सबसे पहले पहुंचना है। तो अब शंकरन ये देख के थोड़ा शॉक था कि इन लोगों को इतनी एक्साइटमेंट किसकी है, मतलब इस चीज की क्या एक्साइटमेंट है कि इतनी जल्दी जल्दी तैयार हो रहे हैं और इन्हें पोलिंग बूथ पे सबसे पहले पहुंचना है, ऐसा क्या है। तो फिर उसके दादाजी बोलते हैं, उसके ग्रैंडफादर उसको पेशेंटली समझाते हैं कि बेटा, आज का दिन है जब हम अपने रूलर्स को चूज करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि हमारे यहाँ क्या होता है कि इलेक्शन द्वारा ही लोग, मतलब जितने भी वोटों द्वारा ही हमारे यहाँ लोगों को इलेक्ट किया जाता है, अपने मतलब लीडर्स को चूज किया जाता है। तो वही चीज है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि पहले के समय में, आज से करीब 3000 साल पहले क्या चेंजेस हुए थे। ठीक है, ऐसे कौन से चेंजेस हुए थे जिससे राजा को चूज किया गया। ठीक है, सो नाउ some men were then recognized as rajas by performing big sacrifices। तो उस समय में क्या हुआ था कि देखिए, जैसे कि हमारे यहाँ हम लोग जब लीडर्स चूज करते हैं तो पब्लिक द्वारा ही लीडर्स को चूज किया जाता है। तो पहले के समय में क्या हो रहा था, पहले के समय में ये था कि जो व्यक्ति, ठीक है, जो इंसान सबसे बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करेगा उसको राजा मान लिया जाएगा। ठीक है, अब बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस क्या, तो पहला है आपका अश्वमेध।
अश्वमेध यज्ञ के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना तो मैं आपको बताती हूँ। अश्वमेध यज्ञ था, इसमें क्या होता था, अश्व मतलब आपका घोड़ा, हॉर्स, ठीक है ना। हॉर्स सैक्रिफाइस, घोड़े का सैक्रिफाइस यहाँ पे किया जाता था। कैसे होता था, दिस वाज वन सच रिचुअल जो उस समय किया जाता था। तो इसमें क्या होता था, जो घोड़ा था उसको छोड़ दिया जाता था विचरण के लिए, मतलब वॉन्डरिंग के लिए उसको छोड़ दिया जाता था फ्रीली, और उसके साथ एक आध दो गार्ड को साथ में भेजा जाता था, ठीक है। जो राजा के सिपाही लोग होते थे उनको उसके साथ में भेजा जाता था, ठीक है। तो अब वो जो घोड़ा था ना, वो जो हॉर्स था, वो वॉन्डरिंग करते करते, वो विचरण करते करते किसी भी राजा के राज्य में चला जाता था। अब मान लीजिए उस राज्य के राजा ने अगर उसको रोक लिया, अगर उसको रोक दिया, तो जो राजा आपका सैक्रिफाइस परफॉर्म कर रहा है, जो व्यक्ति सैक्रिफाइस परफॉर्म कर रहा है, उससे उसकी लड़ाई हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक उन लोगों के बीच में हो जाती थी ऐसे लड़ाई, ठीक है, अगर उसने सिर्फ और सिर्फ उस हॉर्स को रोक दिया तो। अब मान लीजिए अगर किसी राजा ने, किसी भी और राज्य में वो चला गया और उस राजा ने उसको नहीं रोका, उसने उसे जाने दिया, तो फिर अगर उसने उस घोड़े को जाने दिया, तो यानी कि उसको ये मानना पड़ेगा कि वो जो व्यक्ति, जो राजा वो परफॉर्म कर रहा है सैक्रिफाइस को, वो उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। वो मतलब वो जिसके राज्य में वो घोड़ा घुसा, उसने उसे रोका नहीं, तो वो तो हो गया आपका लूजर, क्योंकि उसने उसे रोका नहीं। अगर वो उसको रोक लेता तो उन दोनों के बीच में लड़ाई होती तो पता चल जाता। बट यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे उसने रोका नहीं, तो जब रोका नहीं तो यानी कि वो डर गया, तो डर गया तो यानी कि जो वो राजा है जो कि परफॉर्म करवा रहा है इस यज्ञ को, वो है आपका स्ट्रॉन्गर। तो अब फिर इन राजा को बुलाया जाता था सैक्रिफाइस पे, फिर ये लोग आते थे। अब जो राजा था, जो ये आपका सैक्रिफाइस ऑर्गेनाइज कर रहा था, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा शक्तिशाली माना जाता था, और बाकी सारे लोग उसके लिए तोहफे लेकर आते थे, ठीक है। तो मतलब इस रिचुअल में जो ये राजा है, इसकी मतलब वो अगर किसी घोड़े को भी ऐसे ही एज इट इज छोड़ देता है, ठीक है, रिचुअल में, वो घोड़ा तो घूमता रहेगा। अगर वो किसी राज्य में चला गया और उस राज्य के राजा ने उसको रोक दिया, यानी कि उससे वो लड़ाई मोल ले लेगा, ठीक है। और अगर उसने उसे नहीं रोका, तो यानी कि वो ये एक्सेप्ट कर ले कि वो राजा ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता था कि उन लोगों को इस सैक्रिफाइस में बुलाया जाता था, और वो लोग इस राजा को शक्तिशाली मानते थे और उसके लिए बहुत सारे तोहफे लेके आते थे, ठीक है। अब ये रिचुअल परफॉर्म किसके द्वारा किया जाता था, ये रिचुअल आपके प्रीस्ट करते थे परफॉर्म, ठीक है। प्रीस्ट कौन होते थे, अब ये जो आपके प्रीस्ट है ना, ये बहुत ज्यादा स्पेशली ट्रेंड होते थे, और इनको मतलब स्पेशली इनवाइट किया जाता था, और इनको मतलब गिफ्ट्स के द्वारा रिवॉर्ड भी किया जाता था। जैसे जैसे इन लोगों ने अगर बहुत अच्छा मतलब रिचुअल अच्छी तरीके से पूरा करवाया, ठीक है, तो इनको बहुत गिफ्ट दिए जाते थे, ओके। सो नाउ अब इस रिचुअल में क्या होता था कि जो राजा है वो सेंट्रल फिगर है, ठीक है, वो एक तरीके सेंट्रल फिगर है, और उसको एक स्पेशल सीट दी जाएगी, उसके लिए एक राज्य गद्दी होगी अच्छी सी, ठीक है, टाइगर की स्किन से। और उसके साथ जो कंपेनियन होता था वो उसकी महागाथाएं सुनाता था, ठीक है, उसकी मतलब टेल्स ऑफ ग्लोरी को बताता था कि उन्होंने क्या क्या चीजें करी है बैटलफील्ड में, सारी चीजें उनके बारे में बताता था, ठीक है। अब उसके बाकी के जो रिलेटिव्स होते थे, जैसे उसकी बीवी हो गई, बच्चे हो गए, वो सब लोग बहुत माइनर माइनर रिचुअल जो होते थे उनको परफॉर्म करते थे। और बाकी सारे जो राजा आते थे ना, वो तो सिर्फ स्पेक्टेटर्स, मतलब वो सिर्फ देखने के लिए आते थे, जो भी चीज हो रही थी, जो भी रिचुअल हो रहा था, वो सिर्फ उसको दर्शक बन के देखते थे, ठीक है। बाकी जो प्रीस्ट था वो परफॉर्म करता था रिचुअल को, जिसमें वो आपके राजा पे गंगा जल छिड़केगा, ठीक है। और बाकी के जो ऑर्डिनरी लोग हैं, जैसे कि आपके वैश्य हो गए, वो सब लोग आएंगे गिफ्ट्स लेकर, ठीक है, वो तोहफे लेकर आएंगे राजा के लिए। और कुछ लोग ऐसे भी थे, द वंस हु वर रिगार्डेड एज शूद्र, जिनको शूद्र बोला जाता था, वो भी प्रीस्ट के द्वारा उनको शूद्र बोला जाता था, अछूत बोला जाता था, अनटचेबल, उनको इस रिचुअल में आने की कोई अनुमति थी ही नहीं, वो इस रिचुअल में आ ही नहीं सकते थे। तो ये सोसाइटी का एक थोड़ा अजीब सा पार्ट आपको जो आज तक देखने को मिल रहा है, वो उस समय से शुरू हुआ है, और हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो पहले क्या होता था, पहले एक वर्ण सिस्टम बनाया गया था, ठीक है, और ये वर्ण सिस्टम बनाया गया था प्रीस्ट के द्वारा,
ठीक है। अब जो आपके प्रीस्ट थे वो हो गए आपके ब्राह्मण, ठीक है। तो एक पहले की समाज में क्या था, पहले सोसाइटी में जो लोग थे उनको डिफरेंट ग्रुप्स में बांटा गया था। देयर वर सेवरल डिफरेंट ग्रुप्स। अब उस समय प्रीस्ट थे, वॉरियर्स थे, फार्मर्स थे, हर्डर्स थे, मतलब अपने काम के द्वारा जो व्यक्ति का काम है या वो जिस उसमें कुल में जन्मा है उस हिसाब से उनकी जाति या उनके मतलब वो क्या है उसके बारे में ये घोषित कर देना कि मतलब ये शूद्र है या अनटचेबल है। तो इस तरीके की चीजें हो रही थी। तो सम प्रीस्ट एंड वॉरियर्स वर रिच। अब कुछ जो प्रीस्ट थे या वॉरियर्स थे वो रिच थे, ठीक है, एज वर द पर्संस हु वर फार्मर्स एंड ट्रेडर्स। जो फार्मर्स थे, ट्रेडर्स थे, वो भी रिच थे, मतलब मिडिल क्लास मान लीजिए। और बाकी सारे जैसे आपके हर्डर्स हैं, क्राफ्ट पर्सन हैं, लेबरर्स हैं, फिशिंग फोर्स हैं, मतलब मछुआरे वगैरह, हंटर्स हैं, गैदरर्स हैं, ये लोग गरीब थे, ठीक है। तो अब क्या हो रहा था कि जो प्रीस्ट थे आपके वो डिवाइड करते थे लोगों को इनटू 4 ग्रुप्स और इनको बोलते थे वर्ण, ठीक है। अब ये जो 4 ग्रुप आपको दिख रहे हैं इनमें डिवाइड किया जाता था, इसको बोला जाता था वर्ण, ठीक है। तो दिस वाज वर्ण सिस्टम और ये होता था प्रीस्ट के द्वारा। तो सबसे पहले उपाधि हमारी भगवान की है, ठीक है। भगवान के बाद आ जाते हैं आपके ब्राह्मण। अब भगवान के बाद ब्राह्मण क्यों, क्योंकि ब्राह्मण आपके पहले दर्जे पे इसलिए जाते थे क्योंकि दे वर एक्सपेक्टेड टू स्टडी एंड टीच। वो ही वेदों को पढ़ सकते थे, वही वेदों को पढ़ा सकते थे, ठीक है। उनको ही पढ़ने की अनुमति थी, उनको ही पढ़ाने की अनुमति थी वेदों को। दे वर यूज्ड टू परफॉर्म सैक्रिफाइसेस एंड रिसीव गिफ्ट्स। वही मतलब जितने भी सैक्रिफाइसेस होते थे उनकी पूरी जो वो सारे सैक्रिफाइस परफॉर्म करते थे, उनको ही सारे तोहफे वगैरह मिलते थे, ठीक है, भेंट बोलते थे जिनको। तो ये ब्राह्मण थे, इनको बहुत अकेडमिक्स में ये बहुत अच्छे थे, ठीक है। इनके पास दिमाग था, अपनी इंटेलिजेंसी की वजह से वो लोग बहुत इंटेलिजेंट थे, इस वजह से उनको सबसे ऊपर का दर्जा दिया गया, ठीक है। फिर बातें हैं आपके क्षत्रिय पे। अब क्षत्रिय कौन थे आपके, क्षत्रिय वो लोग थे जो कि बहुत पावरफुल होते थे। देयर वर द रूलर्स। जो रूलर्स थे आपके उनको बोला जाता था क्षत्रिय, कि भाई ये क्षत्रिय, ये वॉरियर्स हैं, ये किंग्स हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। यही जितने भी आपकी जो लड़ाइयां हैं उनसे मतलब जो भी लड़ाइयां हो रही हैं, बैटल्स हो रही हैं, उनमें लड़ते हैं, लोगों को बचाते हैं, ठीक है, सारी मुश्किलों से, बाकी के राज्यों से अपने राज्य को बचाते हैं। तो इसी वजह से इनको वॉरियर किंग्स यानी कि इनको सेकंड पोजीशन पे रखा गया। तो पहली पोजीशन पे आपके ब्राह्मण है, ठीक है, उससे नीचे आपके क्षत्रियों को रखा गया। अब बात करते हैं मर्चेंट्स और लैंड ओनर्स की, ठीक है, जो आपकी थर्ड कैटेगरी में आते हैं वो है आपके वैश्यस, ठीक है। तो इनको ये थे आपके फार्मर्स, ठीक है, ये आपके जो आपके फार्मर्स हैं, हर्डर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, इनको वैश्य बोला जाता था। सो बोथ द क्षत्रियस एंड द वैश्यस वो लाइक ये परफॉर्म कर सकते थे सारे सैक्रिफाइसेस को। बट अब जो बात आती है तो आपकी ये 3 तो हो गए ठीक ठाक लोग, ठीक है, इनके पास पैसा भी है, ये लोग रिच भी हैं, दे आर वॉरियर्स ऑल्सो, ठीक है। तो ये लोग तो हो गए अच्छे खासे। अब बात करते हैं जो बाकी के लोग हैं जिनको कंसिडर ही नहीं किया जाता, जो कि हैं आपके शूद्र, ठीक है, जो कि आपके कॉमनर्स हो गए, पीजेंट्स हो गए, सर्वेंट हो गए, ठीक है। इन लोगों को बोला जाता था शूद्र। अब नाउ दीज वर द पीपल जो कि बाकी जितने भी तीनों ग्रुप है जैसे कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय, इन सबको सर्व करते थे, इनके सर्वेंट थे। जैसे ये किसी भी रिचुअल का पार्ट नहीं हो सकते थे। और ऑफन यहाँ पे जो औरतें थी they were grouped with the shudras only, ठीक है, and both the women and the shudras were not allowed to study the Veds। पहले के समय में क्या था कि औरतों को इतनी अनुमति नहीं थी कि वो चीजें पढ़ें, वेद वगैरह पढ़ें। तो जो सोसाइटी की एक मतलब थिंकिंग थी वुमेन्स के लिए भी, वो शूद्र में ही उनको कंसिडर करती थी, मतलब लो लेवल का ही कंसिडर करती थी, ज्यादा ऊंचा दर्जा नहीं दिया जाता था। तो बोथ द वुमेन एंड शूद्र वर नॉट अलाउड टू स्टडी वेदास। और जो प्रीस्ट थे दे आल्सो सेड दैट कि ये जो ग्रुप है दे वर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, यानी कि जो मतलब इनकी ग्रुप्स हैं जिनमें ये डिवाइड किए जा रहे हैं कि ब्राह्मण अपने जन्म के हिसाब से, अपने बर्थ के हिसाब से उसको ये ग्रुप मिल गया, और क्षत्रिय ग्रुप किस लिए मिला, उसके बर्थ के हिसाब से, यानी कि जन्म के हिसाब से सिद्ध किया जा रहा था कि आपको किस ग्रुप में डाला जाएगा, ठीक है। So now मान लीजिए कि if one's father and mother were Brahmin
एंड वन वुड ऑटोमेटिकली बिकम अ ब्राह्मण। अगर किसी के माँ बाप ब्राह्मण है तो यानी कि वो तो ब्राह्मण ही है, ठीक है। एंड दे क्लासिफाइड सम पीपल एज अनटचेबल ऑल्सो, सो दीज इंक्लूडेड सम क्राफ्ट पर्सन। अब कुछ लोग थे आपके जिनको ये अनटचेबल्स बोलते थे। अब ये तो आपके शूद्र वगैरह तो हो गए, जो कॉमनर्स है, पीसेंट्स है, जो सर्वेंट है, जो सर्व करते हैं बाकी की अपर टॉप 3 कास्ट को। अब बात करते हैं अनटचेबल्स की। अब ये जो अनटचेबल्स थे, ठीक है, जिनको मतलब अगर इनको छुएंगे तो उनको कोई बीमारी वगैरह हो जाएगी, तो ये जो अनटचेबल लोग थे इनको तो ये कंसिडर ही नहीं करते थे। ये तो आपके हो गए जैसे कि आपके क्राफ्ट पर्सन है, हंटर्स हैं, गैदरर्स हैं, एज वेल एज द पीपल जो कि ये जो बरियल्स वगैरह होती थी आपकी, क्रिमेशंस हो गई, इन सबको परफॉर्म करते थे, ठीक है। तो उन लोगों को ये लोग छूना पसंद नहीं करते थे। ये लोग मानते थे कि अगर जो आपके ब्राह्मण है, ये ऐसा मानते थे, जो प्रीस्ट हैं वो ऐसा मानते थे कि अगर ये लोग उनके कांटेक्ट में भी आ गए तो यानी कि वो ग्रुप हो गया पोल्यूटेड, ठीक है, पोल्यूट हो जाएगा वो। सो मेनी पीपल डिड नॉट एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ वर्ण। तो काफी सारे लोग थे ना, उन्होंने ये जो वर्ण सिस्टम था उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया था। एंड दे लेड डाउन बाय द ब्राह्मण्स, के मतलब भाई जो किंग्स वगैरह थे उन लोगों को लगा कि हम तो सुपीरियर है प्रीस्ट से ज्यादा, ठीक है। एंड अदर्स फेल्ट कि जो उनकी बर्थ है दैट कुड नॉट बी अ बेसिस फॉर डिसाइडिंग व्हिच वर्ना पीपल बिलोंग टू। तो मतलब कुछ लोगों ने ये सोचा कि वो प्रीस्ट से ज्यादा पावरफुल है तो इसीलिए वो ज्यादा सुपीरियर है, तो ऐसा मतलब वर्ण सिस्टम इसीलिए होना नहीं चाहिए। और बहुत से लोगों ने ये सोचा कि मतलब जो ये वर्ण सिस्टम है ये गलत है, किसी की भी जन्म से, किसी के भी बर्थ से ये नहीं होना चाहिए कि वो कौन से ग्रुप में आएगा, ठीक है। सो बिसाइड ऑल दिस सम पीपल फेल दैट देयर शुड बी नो डिफरेंसेस। बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी सोचा कि किसी के ऑक्यूपेशन बेसिस से कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए सोसाइटी में। तो ये डिफरेंस क्रिएट किया गया था प्रीस्ट के द्वारा, ठीक है। सो नाउ others felt that everybody should be able to perform rituals and any other condemned that practice of untouchability. Also, there were many areas in the subcontinent, such as the northeast, where social and economic differences were not very sharp and where the influence of the priest was limited. अब कुछ जगह ऐसी भी थी कि जहाँ पे जो priest थे उनका influence काफी कम था, ज्यादा influence नहीं था। और उस जगह में जो आपका ये untouchable या आपका ये जो वर्ण सिस्टम था ये थोड़ा इसका इन्फ्लुएंस थोड़ा कम था, ठीक है। सो बहुत सारे लोगों ने बोला कि किसी को भी आप कोई भी रिचुअल परफॉर्म करने से नहीं रोक सकते, जो कि गलत है। आप किसी की भी आप किसी को क्या करना है क्या नहीं करना है, किसको किस कैटेगरी में डालना है, ये आप लोग डिसाइड कभी भी नहीं कर सकते हो। ये चीज नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपने आप को सुपीरियर मान रहे हो, दूसरे को इंफीरियर मान रहे हो, तो ये गलत है। किस बेसिस पे मान रहे हो आप? ऑक्यूपेशन के हिसाब से। तो हर काम इस दुनिया में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मान लीजिए अगर ये सर्वेंट्स वगैरह नहीं हो तो हमारा बहुत सारा काम नहीं होगा, पीजेंट्स नहीं हो तो बहुत काम नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ फार्मर्स और आपके लैंड ओनर्स, मर्चेंट, वॉरियर्स, इन सबके होने से ही सारी चीजें नहीं होती हैं। सबकी ऑक्यूपेशन कोई बेसिस नहीं हो सकती किसी को भी किसी कैटेगरी में डालने का। ओके, सो दिस वाज योर वर्ण सिस्टम, ठीक है। कैसे कैसे प्रीस्ट के द्वारा कैटेगरी में डाला गया था लोगों को, कैसे सबसे ऊपर आपके ब्राह्मण होते थे, फिर क्षत्रिय हैं, फिर वैश्य हैं और फिर शूद्र हैं, और कुछ अनटचेबल्स होते थे जिन जैसे कि आपके स्ट्रीट स्वीपर्स हो गए, ठीक है। सो इनको माना जाता था ये तो इनके आने से कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप हो जाएगा पोल्यूटेड। सो दिस वाज योर वर्ण सिस्टम। ना जनपद के बारे में बात करते हैं। तो जो राजा इतने बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करते थे, इनको माना जाता था राजा, राजा ऑफ जनपद रादर देन जना। जना कौन थे? आपके जो लोग थे, ठीक है। सो द वर्ड जनपदा मीन्स जो लैंड है, ठीक है, जहां पे जो जन है वो सेटल्ड है, ठीक है, उसका जो राजा है वो जनपदास है, ठीक है। नाउ archaeologists have excavated a number of settlement in these जनपदास। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट थे आपके, उन लोगों ने एक्सकवेट किया कि मतलब यहाँ पर इस जगह पर देयर आर नंबर ऑफ प्लेसेस जहाँ पे सेटलमेंट देखा गया था जनपदास का। जैसे कि आपका पुराना किला हो गया दिल्ली में, ठीक है, जो दिल्ली में आपका पुराना किला है, वहां पे हस्तिनापुर है मेरठ की साइड, और आपका अतरंजी खेड़ा है एटा की तरफ। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पे जनपद जो सेटलमेंट्स था, ठीक है, वो काफी जगह
देखे गए हैं इन जगह पे, ठीक है। दे ऑल्सो फाउंड दैट जो पीपल थे, जो यहाँ पे लोग रह रहे थे झोपड़ी में, हट्स में, एंड दे केप्ट कैटल एज वेल एज अदर एनिमल्स। तो यहाँ के जो लोग थे जो झोपड़ियों में रहते थे, वो लोग अपने साथ साथ कैटल्स वगैरह जैसे कि बाकी सारे एनिमल्स उनको भी रखते थे, और वो लोग खेती बाड़ी करते थे। दे यूज टू ग्रो वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, जैसे कि चावल है, गेहूं है, बार्ले है, पल्सेस है, आपका शुगर केन है, सेसमी है, ठीक है, और मस्टर्ड है, ये सारी चीजों को भी ग्रो करते हैं। और दूसरा, ये लोग आपके जो अर्दन पॉट्स होते हैं, मतलब घड़े वगैरह, ये सारी चीजें ये सब भी बनाते हैं। सो वन स्पेशल टाइप ऑफ पोट्री फाउंड एट दिस साइड इज नोन एज पेंटेड ग्रेवेयर। ये जो आपको ये दिख रही है, इसको बोलते थे पेंटेड ग्रेवेयर। तो आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा यहाँ पर एक स्पेशल टाइप ऑफ पोट्री देखी गई, जो थी आपकी पेंटेड ग्रेवेयर, ठीक है। तो जनपद आपके क्या होते थे, जो राजा आपके परफॉर्म कर रहे हैं नहीं, बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस, इनको तो राजा के तौर पे हम लोग रिकॉग्नाइज करते ही हैं कि भाई ये तो राजा है। अब ये राजा है जनपदास के, ठीक है। सो यानी कि जो जन है आपके, वो है आपके बाकी सारे लोग, जो पब्लिक है, ठीक है। और जो सेटलमेंट है, मतलब इट्स लाइक इट सेट्स अ फुट एंड सेटल डाउन, ओके। सो दिस वर योर जनपद। और कहाँ कहाँ देखने को मिले हैं ये सेटलमेंट, आपके पुराना किला जो है दिल्ली में, हस्तिनापुर है मेरठ की तरफ, और अतरंजी खेड़ा है एटा में। और इन लोगों के बारे में क्या पता चला कि ये लोग हट्स में रहते थे, और इनके पास आपके सारे कैटल, मतलब ये एनिमल्स वगैरह थे, वो थे। ये लोग वेराइटी ऑफ क्रॉप्स को ग्रो करते थे, जो कि आपके चावल हो गए, गेहूं हो गया, गन्ना हो गया, सेसमी हो गया, सरसों हो गई, ये सब चीजें उगाते थे। और एक यहाँ पर एक्सकवेट किया गया, तो ये भी जाना गया कि यहाँ पे अर्दन पॉट्स वगैरह भी बनाए जाते थे, ठीक है। अब खाना वगैरह बनेगा तो ये सारी चीजें भी जरूरी हैं। तो यहाँ पे एक तरीके की स्पेशल पोट्री देखने को मिली, जिसमें पेंटेड ग्रेवेयर देखे गए, ओके। सो दीज वर योर पेंटेड ग्रेवेयर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनाओ, महाजनपदास के बारे में बात करते हैं। अब करीब 2500 साल पहले, ठीक है, there were 2500 years ago, कुछ जनपद थे जो कि they become more important than others, तो वो बहुत ज्यादा important बन गए, ठीक है, बाकी औरों से, और उनको महाजनपदास बोला गया। क्या बोला गया? महाजनपद, ठीक है। तो मोस्ट महाजनपद हैड अ कैपिटल सिटी। अब बहुत सारे जो महाजनपद थे, उनकी कैपिटल सिटी भी होती थी। तो ये कब की बात है? ये है आपकी 2500 साल पहले की बात, ठीक है। 2500 साल पहले जो जनपद थे, ठीक है, वो बन गए और ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो ज्यादा महत्वपूर्ण बन गए उनमें से कुछ, और वो जो कुछ महत्वपूर्ण थे उनको महाजनपद बुलाया जाता था। क्या बुलाया जाता था? महाजनपद बुलाया जाता था। अब ये जो महाजनपद थे, इनकी एक कैपिटल सिटी होती थी, एंड मेनी ऑफ दीज वर फोर्टिफाइड, which means that huge walls of wood, bricks और stone were built around them। यानी कि इनमें से बहुत सारे ऐसे थे कि मतलब जिनको फोर्टिफाइड किया गया था, और उनपे बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें थी, ठीक है, आपकी उसकी वुड की, ब्रिक्स की, स्टोन की, इनको बिल्ड करती गई, ठीक है। सो फोर्ट्स वर प्रोबेबली बिल्ड बिकॉज, अब जो फोर्ट्स वगैरह थे वो क्यों बने, उसका रीजन था। एक तो चीज ये कि पीपल वर अफ्रेड ऑफ अटैक्स फ्रॉम द अदर किंग्स एंड नीडेड प्रोटेक्शन। अब मतलब लोगों को बहुत डर था बाकी मतलब और राजाओं से कि मतलब कहीं वो अटैक करके हमारी जगह ना छीन लें, ठीक है। तो इसीलिए उनको प्रोटेक्शन चाहिए थी, इस वजह से ये फोर्ट्स वगैरह मतलब डेवलप हुए, बिल्ड हुए। उसके बाद कुछ रूलर्स थे जो कि चाहते थे अपनी रिच और पावर को दिखाना, तो इस वजह से वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, मतलब बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें, इमारतें खड़ी करना चाहते थे। तो इस वजह से दे वर बिल्डिंग, जो बिल्डिंग्स थी उनको बहुत ऊंचे ऊंचे बनवाया गया ताकि वो इम्प्रेसिव लगे, टॉल लगे, ठीक है, और सिटी में पूरे में दिखें। तो ये राजा अपनी सिक्योरिटी दिखाने के लिए, दूसरा एक ये रीजन था। तीसरा रीजन था जो लैंड था लोगों का, which were the people were living inside the fortified area that could be controlled more easily by the king, ठीक है। मतलब जो इस मतलब इनकी जितनी भी उसमें रह रहे थे, जितनी भी जगह इनके बीच में निर्धारित करी गई थी फोर्टिफाइड एरिया में, जो भी लोग रह गए थे, उनको जो राजा था इजीली कंट्रोल कर सकता है, वो उसको आसानी से उन पे अपने ऑर्डर्स चला सकता है। तो एक ये था, ठीक है। फिर चौथा ऑप्शन देखते हैं। चौथा रीजन था कि बिल्डिंग सच ह्यूज वॉल्स रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग एंड द न्यू राजास बिगैन मेंटेनिंग आर्मीज।
तो सोल्जर्स वर लाइक पेड रेगुलर सैलरीज एंड मेंटेन्ड बाय द किंग थ्रू आउट द ईयर। तो अब ये बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करने का मतलब इट वाज अ डील, मतलब ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग से चलते थे वो। तो जो नया राजा था वो आर्मी बनाने की कोशिश करता था, वो मेंटेन करके चलता था अपनी आर्मी को, सोल्जर्स को रखा जाता था, उनको पेड सैलरीज दी जाती थी, ठीक है। एंड दिस वाज बी लाइक मेंटेन्ड बाय द किंग थ्रू आउट द ईयर। तो ये हैं आपके कुछ महाजनपदास, ठीक है। सो देयर वर लाइक करीब 16 महाजनपद थे, ठीक है। आपका कुरु हो गया, कुरुक्षेत्र, सुरसेना, मत्स्य, अवंती, छेदी, वत्सा, मगध, अंगा, काशी, विदा, मल्ला, कुसाला एंड अस्माका। तो दीज वर योर, गांधारा है आपका, कंबोज है, ठीक है। सो दीज वर योर महाजनपदास, ओके। दीज वर व्हाट, दीज वर योर महाजनपदास, ठीक है। तो अब आपका जो So now forts were probably built because people were like they were, आप लोग समझ गए होंगे, वो लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे कि मतलब कोई और राजा आके हमारे उस पे ना कब्जा कर ले, ठीक है, कहीं हमें मार ना दे, तो हमें प्रोटेक्शन चाहिए, इसीलिए वहां पे फोर्ट्स वगैरह सब बनाए गए। सो अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गए आपके महाजनपद। अब देयर वाज अ डिफरेंस बिटवीन जनपद एंड महाजनपद, लाइक आई टोल्ड यू, ठीक है। जनपद में जो इम्पोर्टेंट बना दिए गए, तो 1500 बीसी, मतलब 1500 बीसी बिफोर क्राइस्ट एरा, एंड 6th सेंचुरी तक थे आपकी ये ब्रॉन्ज एज में जनपद, ठीक है। एंड उसके बाद आपकी 600 बीसी टू 300 बीसी वाज द आयरन एज वेयर योर महाजनपद वर देयर, ओके। नाउ टैक्सेस के बारे में बात करते हैं। तो टैक्सेस क्या थे, तो रूलर्स थे ना जो महाजनपदास में, सो दे वर बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट्स एंड मेंटेनिंग बिग आर्मीज। अब ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग बड़ी बड़े मतलब फोर्ट बना रहे थे, बड़ी बड़ी आर्मीज बना रहे थे, ठीक है। सिपाहियों को गैदर कर रहे थे, अपनी बड़ी बड़ी आर्मी बना रहे थे, ताकि कोई बैटल हो उसमें लड़ने के लिए लोग चाहिए, ठीक है, क्योंकि राजा तो अकेले लड़ने नहीं जा सकता, तो उसको आर्मी चाहिए, बड़ी बड़ी घर बना रहे हैं अपने। तो इसके लिए क्या है, अब ये सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए ये टैक्स कलेक्ट करते थे, ठीक है। मतलब अपनी बिल्डिंग्स बनाने के लिए, अपने फोर्ट्स बनाने के लिए और अपनी आर्मीज को मेंटेन करके रखने के लिए ये लोग टैक्स कलेक्ट करते थे। अब इनको टैक्स कौन देता था, इनको टैक्स देते थे आपके हंटर गैदरर्स, हर्डर्स, ठीक है, क्राफ्ट पर्सन, फार्मर्स, ठीक है, और ट्रेडर्स। टैक्स सबसे लेंगे पर किसी को वो नहीं रखेंगे। तो अब बात करते हैं कि टैक्स कैसे कैसे दिए जाते हैं। अब टैक्सेस ऑन क्रॉप्स वर कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल्स बिकॉज मोस्ट पीपल वर द फार्मर्स। अब टैक्स लगाया जाता था, जो क्रॉप्स वगैरह होती थी ना, उन पे टैक्स था, ठीक है, और वो उन लोगों से कलेक्ट किया जाता था बिकॉज काफी सारे लोग यहाँ पे फार्मर्स थे। उस समय तो लोग फार्मिंग ही करना सीखे थे ना पहले पहले, तो वहां पे बहुत सारे लोग थे फार्मर्स, तो दैट्स व्हाई टैक्स वाज बीन पुट ऑन द क्रॉप्स, ठीक है। एंड यूजुअली ये जो टैक्स था वो फिक्स्ड था, करीब आपका 1/6 ऑफ व्हाट वाज बीन प्रोड्यूस्ड, मतलब जो भी प्रोडक्शन होगा, जो भी आपका प्रोड्यूस होगा, जो भी खेती में जितना भी होगा, उसका 1/6 जो था, ठीक है, उसका टैक्स होता था, वो फिक्स्ड था। एंड दिस वाज नोन एज भागा और शेयर। इसको क्या बोलते थे, भागा और शेयर बोलते थे इसको, ठीक है। तो जो क्रॉप्स पे टैक्स लग रहा था, जिसको कलेक्ट किया जाता था, ठीक है, और किससे कलेक्ट किया जाता था, फार्मर्स से, तो इस पर कितना टैक्स लगता था, ये टैक्स था बिल्कुल फिक्स्ड। 1/6 होता था प्रोडक्शन का, जो भी प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, खेती का जितना भी है, उसमें जो 1/6 था उस पर लगता था टैक्स, और इसको बोलते थे भाग और शेयर। नाउ उसके बाद देयर वर टैक्सेस ऑन क्राफ्ट पर्सन आल्सो, जो क्राफ्ट पर्सन वगैरह होते थे उन पे भी टैक्सेस होते थे। सो दिस कुड हैव बीन लाइक इन द फॉर्म ऑफ लेबर के हिसाब से उनसे टैक्स वगैरह लिए जाते थे, ओके। देन हर्डर्स वर आल्सो एक्सपेक्टेड टू पे टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल प्रोड्यूस। अब जो भी जैसे एनिमल प्रोड्यूस हो गया, जैसे मान लीजिए जैसे काउ है, तो काउ से जो मिल्क वगैरह ये सारी चीजें हैं, तो जो हर्डर्स थे उनसे भी टैक्स लिया जाता था। दे वर आल्सो लाइक यूज्ड टू पे टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स, ठीक है। अब या तो वो एनिमल्स वगैरह अपने देंगे, ठीक है, या जो भी एनिमल का प्रोडक्शन होगा,
ठीक है, वो सारी चीजें देंगे। तो ये था हर्डर्स से ये लोग ऐसे टैक्स वसूलते थे। ठीक है, फिर बात करते हैं हम, देयर वर आल्सो टैक्सेस ऑन गुड्स दैट वर बॉट एंड सोल्ड थ्रू ट्रेड। अब जो ट्रेडिंग का काम होता था ना, जो ट्रेड होता था, उसमें जो सामान आपका आता था, लाया जाता था या बेचा जाता था, उस पे भी टैक्सेस थे। ठीक है, फिर बात करते हैं हंटर और गैदरर्स से। अब हंटर एंड गैदरर्स वो ऑल्सो हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजा एज टैक्स। जो भी फॉरेस्ट का प्रोडक्शन होता था ना, फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता था, जो हंटर्स और गैदरर्स दे वो लाइक अपने उसके लिए जरूरत के लिए जो लेकर आते थे, उसका भी राजा को वो टैक्स देते थे। मतलब राजा बहुत लालची होता था, उसको मतलब क्रॉप्स पे भी वो टैक्स लगा रहा है। ठीक है, और लोगों से ज्यादातर लोग फार्मर्स है, तो उनसे करीब 1/6 जो भी उनका प्रोडक्शन है, जो भी उन लोगों ने प्रोड्यूस किया है, उस पे 1/6 टैक्स लगा के लेता था, जिसे भाग और शेयर बोलते थे। उसके बाद जो क्राफ्ट पर्सन है आपके, जो कि आपके ये पॉट्स वगैरह बना रहे हैं, ठीक है, पोट्री कर रहे हैं, इन सब लोगों से भी टैक्स लेता था वो, इन द फॉर्म ऑफ लेबर के हिसाब से टैक्स लेता था वो, मतलब उसका मजदूरी का। फिर बात आती है आपके हर्डर्स की। हर्डर्स से वो क्या लेता था? हर्डर्स से वो या तो एनिमल्स के उससे लेता था कि इन द फॉर्म ऑफ एनिमल आप लोग मुझे टैक्स दो, या फिर जो एनिमल का प्रोड्यूस है, जो आपने एनिमल के द्वारा जो प्रोड्यूस अपने लिए किया है, जो प्रोडक्शन है उसका, वो दिया जाए। ठीक है, फिर अब जो आपके गुड्स वगैरह थे, जो कि जिनको लाया जाता था, जो सामान लाया जाता था या बेचा जा रहा है, जो ट्रेड हो रहा है, ठीक है, उस पे भी टैक्स था। और हंटर और गैदरर्स जो थे, जो कि फॉरेस्ट से कुछ सामान मतलब ना जो प्रोड्यूस लेकर आते थे, उस पे भी राजा लगाता था टैक्स। ओके, तो राजा को, जो राजा था महाजनपदों का, उसको टैक्स कौन कौन देता था? उसको टैक्स हंटर और गैदरर्स देते थे, फार्मर्स देते थे, ट्रेडर्स देते थे, क्राफ्ट पर्सन देते थे, और आपके हर्डर्स देते थे। चलिए, अब चेंज देखने को आता है आपको एग्रीकल्चर में। देयर वर चेंजेस इन एग्रीकल्चर। तो उस समय में दो प्रकार के बहुत मेजर चेंजेस देखने को मिले एग्रीकल्चर में अराउंड महाजनपदों के टाइम पे। अब क्या थी ये चेंजेस? तो पहली चीज, ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन प्लोगशायर, मतलब जो आपके आयरन के प्लोगशायर होते थे, उनका यूज जो था वो बढ़ गया था। ठीक है, सो दिस मीन इज लाइक दिस वाज वेरी हेवी क्ले सॉइल, ठीक है, could be turned over the better than with a wooden plowshare so that more grain could be produced। अब ज्यादा खेती के लिए, ज्यादा अच्छी फसल के लिए क्या होता था कि इन प्लॉगशायर्स का यूज किया जाता था। क्यों यूज किया जाता? बिकॉज जो हैवी और क्ले सॉइल थी, उसको बहुत अच्छा बनाने के लिए इस वुडन प्लॉगशायर का यूज किया जाता था। ओके, ताकि जो फसल हो वो काफी अच्छी हो। फिर दूसरी चीज देखिए, लोगों ने ट्रांसप्लांट, दे वर लाइक दे बिगैन टू ट्रांसप्लांट पैडी। ठीक है, दिस मीन जो मतलब इंस्टेड ऑफ स्कैटरिंग सीड ऑन द ग्राउंड, सैपलिंग्स वर ग्रोन एंड देन प्लांटेड इन द सीड्स। मतलब पहले क्या होता था कि सीड्स वो बीन स्कैटर्ड, सीड्स को स्कैटर कर दिया जाता था, बट अब वो चेंज हो गया। अब क्या हो गया? अब ये हो रहा है कि मतलब अब जो भी चीजें हैं, जैसे जो सैपलिंग्स हैं, उनको ग्रो किया जा रहा है इन द मतलब जो सैपलिंग्स वो ग्रोन एंड देन दे वर प्लांटेड इन द फील्ड। जो सैपलिंग्स थी उनको ग्रो किया जाता था और उसके बाद उनको फील्ड्स में किया जाता था plant. So this led to the increase in the production as many more plants survived, and however it was backbreaking, like काफी ज्यादा मतलब काम था इसमें, ज्यादा लेबर का यूज होता था। तो जो स्लेव मैन थे आपके, जो विमेन थे, दास और दासी थे, ठीक है, सो द वंस हु वर लैंडलेस एग्रीकल्चर, जिनके पास लैंड नहीं होता था, वो किसी और के लैंड पे काम करते थे, उनको लेबरर्स बोला जाता था। ठीक है, कामाकरर्स, ठीक है, जो कि यहाँ पर काम करते थे बाकी सारे किंग्स के लिए। ओके, सो ये दो एग्रीकल्चर में, मतलब एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है उसको अच्छा बनाने के लिए, ये दो चेंजेस हमें महाजनपद के समय में देखने को मिला। ठीक है, अब बात करते हैं क्लोजर लुक टू मगध। अब मगध क्या था? मगध वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद इन अबाउट 200 years। ठीक है, तो 200 साल में जो आपका ये महाजनपद था मगध, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। तो यहाँ पर देयर वर मेनी रिवर्स सच एज आपकी गंगा हो गई, सोन हो गई, जो कि मगध के थ्रू फ्लो करती थी, एंड दे यूज्ड टू मतलब दे यूज्ड टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल ट्रांसपोर्ट का पहले तो, फिर वाटर सप्लाई का, और मेकिंग द लैंड फर्टाइल।
तो जैसे कि आपके मतलब parts of Magad they were forested, which was used for building houses, carts and chariots, and there were iron ore mines in the region that could be taped to make stone मतलब strong tools and weapons and all. So इस समय में क्या हो रहा था कि जो पार्ट्स थे मगध के they were forested, और जो एलिफेंट्स वगैरह थे जो वहां पे फॉरेस्ट में रहते थे इनको कैप्चर कर लिया जाता था, इनको ट्रेन किया जाता था आर्मी के लिए, और जो फॉरेस्ट मतलब जो फॉरेस्ट से आपकी वुड वगैरह आती थी उनसे घर बनाए जाते थे, कार्ड्स बनाए जाते थे, कैरियर्स बनाए जाते थे, ठीक है। और बाकी सारी चीजें जो आयरन ओर थी ना, यहाँ पे जो माइंस थी इस रीजन में उनको टेप कर लिया जाता था ताकि उनसे स्ट्रॉन्ग टूल्स बनाए जाए, वेपन्स बनाए जाए। तो मगध हैड टू वेरी पावरफुल रूलर्स। तो मगध में दो बहुत ही ज्यादा पावरफुल रूलर्स थे, एक थे आपके बिंबिसारा और थे दूसरे अजातशत्रु, who used all possible means to conquer other जनपद। मतलब इन दोनों ने हर तरीके के मतलब एड़ी चोटी का जोर लगा के बाकी सारे जितने भी जनपद थे उनको अपने कब्जे में करने की बहुत कोशिश करी थी। मतलब they were very powerful conquerors, okay, and very important ruler also। तो बात करते हैं महापद्मानंदा, who was one another important ruler, जिसने मतलब ही extended his control up to the northwest part of the subcontinent। जो आपका महापद्मानंदा था, ठीक है, वो काफी स्ट्रॉन्ग किंग था, काफी इंपॉर्टेंट रूलर भी है। उसने अपना जो कंट्रोल था वो नॉर्थ वेस्ट पार्ट तक, मतलब नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द जो सब कॉन्टिनेंट था वहां तक कर लिया था। आपका जो राजागृह था जो आज राजगीर है प्रेजेंट डे में, इट वॉज इन बिहार and was the capital of Magad for several years. So later the capital was shifted to पाटलिपुत्र। बाद में जो कैपिटल थी वो हो गई थी आपकी पाटलिपुत्र, ठीक है, जिसे आप प्रेजेंट डे में पटना बोलते हैं। ओके, सो नाउ मोर देन 2300 साल पहले की बात है, एक रूलर था जिसका नाम था अलेक्जेंडर, हु लिव इन मैसिडोनिया यूरोप में, एंड वो आ रहा था, वो मतलब वो चाहता था कि पूरे वर्ल्ड पे उसका राज्य हो, वो कॉन्कर करना चाह रहा था पूरे वर्ल्ड को। सो वो कर नहीं पाया पूरे वर्ल्ड पे कंट्रोल, ठीक है, बट ही मतलब उसने कुछ पार्ट्स थे जो इजिप्ट के थे, वेस्ट एशिया के थे, जो कि उसने कैप्चर करे थे, और उसके बाद वो इंडिया आया एंड ही केम टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट रीचिंग अप टू द बैंक्स ऑफ Beas, and he also wanted to march further eastwards। मतलब वो पहले तो ब्यास की तरफ आ गया था, नॉर्थ की तरफ आ गया था, बट उसके बाद क्या था कि वो ईस्ट की तरफ आना चाहता था, बट सोल्जर्स वर लाइक, उन लोगों ने रिफ्यूज कर दिया, उन लोगों ने मना कर दिया कि बिकॉज दे वर वेरी स्कैर्ड। और वो लोग डरे हुए क्यों थे? क्योंकि यहाँ के जो रूलर्स थे ना इंडिया के, उनके पास बहुत बड़ी बड़ी आर्मीज थी, ठीक है, कैरियट्स थे और एलिफेंट्स थे। तो इस वजह से लोग डरते थे कि इनके पास काफी अच्छी अच्छी आर्मीज हैं, तो वी शुड नॉट लाइक, हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए इन लोगों को उस तरफ ईस्ट साइड पे जाने का। ओके, तो ये थी आपकी मगध की कहानी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं हम वजी के बारे में। देयर इज अ क्लोजर लुक फॉर वजी। सो वजी क्या थी? कैपिटल थी विद इट्स कैपिटल एट वैशाली, ठीक है, बिहार की तरफ, वॉज अंडर अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी, यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी, जो सरकार थी वो अलग थी। यहाँ की जो सरकार थी वो थी आपकी गना और संगा। सो नाउ इन अ गना देयर वर मेनी रूलर्स। मतलब इस जो गना होता था उसमें काफी सारे रूलर्स होते थे, ठीक है, और ईच वन वॉज नोन एज राजा। अब जितने भी जो रूलर्स थे उनको सबको मतलब हर एक व्यक्ति को राजा बोला जाता था। तो ये राजा जो थे ये सारे रिचुअल्स वगैरह एक साथ परफॉर्म करते थे, एंड दे यूज्ड टू मेट इन असेंबलीज। वो एक साथ असेंबलीज में मिलते थे, जो भी मतलब करना होता था, जो भी डिसीजन होता था, कोई भी डिबेट होती थी, वो ये लोग एक साथ ही लेते थे, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे कि कोई अटैक हो गया, शत्रु के द्वारा कोई अटैक हुआ एनिमी के द्वारा, तो ये लोग एक साथ मिलकर डिस्कस करते थे कि उस चीज को, उस थ्रेट को डील करने के लिए कि हम लोग क्या कर सकते हैं। मतलब इन लोगों में मेजॉरिटी थी, यूनिटी थी। ओके, हाउएवर यहाँ पे जो महिलाएं थी, जो दास थे, ठीक है, और जो आपके कमाकरस थे, दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन दीज असेंबलीज। वो इन असेंबलीज का पार्ट नहीं हो सकते थे, क्योंकि एक सोसाइटी में ये था ना कि ये लोग छोटे हैं, इन लोगों को क्या अकल है, वो लोग ज्यादा सुपीरियर थे, तो अपनी बुद्धि के हिसाब से वो लोग काम करते थे। सो वो
बुद्धा एंड महावीरा, जो आपके बुद्ध हैं और महावीर हैं, वो इसी गण से, ठीक है, इसी गण से, इसी संघा से बिलोंग करते थे, ठीक है, जिसे हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 में आपके। और सम ऑफ द मोस्ट विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ इन संघास कैन बी फाउंड इन बुद्धिस्ट बुक्स। अब कुछ बुद्धिस्ट बुक्स जो हैं आपकी, ठीक है, वो उनमें आप लोगों को ये सारी चीजें मतलब आपके बुद्धा के बारे में और आपके महावीर के बारे में जानने को मिलेंगी, ठीक है। तो जो यहाँ के राजास थे, दे वर वेरी पावरफुल एंड दे ट्राइड टू कॉन्कर द संघास ऑल्सो, ठीक है। कुछ राजास दे वर वेरी पावरफुल, उन्होंने बहुत कोशिश करी थी टू कॉन्कर द संघास। नेवरदलेस दीज वर लाइक लास्टेड फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। तो ये जो राज्य था वो करीब 1500 साल तक चला था, ठीक है, एंड इट वॉज लास्टेड ऑफ एंड व्हेन द लास्ट ऑफ गणास और संघास वर कॉन्कर्ड बाय द गुप्ता रूलर्स। और ये किस रूलर द्वारा इनको वो किया गया था, कॉन्कर किया गया था? गुप्ता द्वारा, ठीक है, जो गुप्ता रूलर्स थे उनके द्वारा इनको किया गया था कॉन्कर। ओके, सो दिस वाज योर होल स्टोरी इन दिस चैप्टर के किंगडम्स वगैरह कैसे फॉर्म हुए थे, बाकी सारी चीजें। तो आप लोगों को अगर इससे रिलेटेड कोई भी इश्यू आए, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। आई वुड लव टू हेल्प यू ऑल। एंड गाइस, अगर आप लोग लेना चाहते हैं अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन, तो प्लीज यूज करें कोड स्टडी आईएएस को। कोई भी इश्यू आता है, प्रैक्टिस, स्ट्रैटेजी, किसी भी चीज से रिलेटेड, इस नंबर पे जरूर करिए कॉल। इस नंबर पे कॉल करेंगे, आपकी सारी प्रॉब्लम्स के मिल जाएंगे सोल्यूशन। सो we'll gonna meet tomorrow with another chapter, जो कि है चैप्टर नंबर 6। तो उसमें हम बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इस चैप्टर को करिएगा रिवाइज, और बाकी सारे चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं तो वो चैनल पे मिल जाएंगे, उनको देख लीजिएगा। सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। We'll gonna meet tomorrow. Bye.